हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है इसका पार्ट 3 करेंगे और होपफुली आज ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कल हम लोग नया चैप्टर लेंगे विच इज आल्सो रिलेटेड टू कॉस्टिंग अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो आप लोगों को ऐप में अपलोड करा दी गई है। इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2, ठीक है, इन दोनों की हमारी क्लासेस भी हो चुकी है और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऐप में आपको मिल जाएंगे। जो आपका कोर्स है आप उसमें जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे वीडियोस और पीडीएफ के। तो पीडीएफ में आपको ये पर्टिकुलर पार्ट्स जो है वो मिल जाएंगे और आज वाला है ये भी आपका कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने काफी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम लोग आज करेंगे। देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था? इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि कॉस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग किसका डिफरेंस देख रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। अभी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन अभी हम लोग किसका देख रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर क्या है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो फॉलो होने चाहिए, इनकम टैक्स के जो रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आप कह सकते हैं वो जो है वो मैंडेटरी है, और वो जो भी आपके ऊपर अप्लाई होती है आपकी कंपनी पे वो आपको फॉलो करना कंपलसरी है। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी या फिर आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सीज भी किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वहां पर ज्यादातर चीजें जो हैं अभी वो वॉलेंट्री हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकियों के लिए ये चीज जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मेंटेन करना या उसको शो करना इतना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इट इज नाउ ऑब्लिगेटरी टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट। पहले तो क्या था, पहले सब लोग अपनी मर्जी से कुछ भी सिर्फ अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए या पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो एज पर दी कंपनीज अकाउंट हम लोगों को मेंटेन करने पड़ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ऑब्लिगेशन बढ़ रही है और आप लोग देखेंगे आने वाले टाइम में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह क्या हो जाएगी, एक स्टैट्यूटरी या एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगी कंपनीज के ऊपर कि आपको अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का भी जो डेटा है वो आपको अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? मैंने कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो क्या कर सके, वो अपने डिसीजंस ले सके बेस्ड ऑन डेटा। वो डेटा हमें कहाँ मिल रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग में मिल रहा है कि भाई पर यूनिट अगर मेरा इतना है, टोटल मेरा जो मटेरियल कॉस्ट है वो इतनी है, तो मैं क्या करूं मटेरियल कॉस्ट को, और कंपनीज है वो कितने मटेरियल में ये पर्टिकुलर कमोडिटी तैयार कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये सब कंपैरिजन के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसके लिए जरूरी है? वो जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किसके लिए है? वो है स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका कुछ लेना देना है कंपनी में। कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी के ओनर्स, अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, जो नॉर्मल कंपनी होती है जो अपने शेयर्स वगैरह मार्केट में इशू करके रखती है, तो वहां पर क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिबेंचर्स की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वो शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से कर रहे हैं। मैम जी सर। मैम, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की उसकी वेबसाइट पर नहीं डालते हैं कंपनीज, तो फिर जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फिर उसको कैसे चेक करते हैं कि वो सही है गलत? सर, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो है, वो 1 to 29 जो वो मैंडेटरी है, वो कंपनीज को फॉलो करना ही करना है।
मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे थे ना कि अगर वो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है या उसके प्रोसेस में या फिर उनका जो टर्नओवर है वो कितना था, आई थिंक 50 करोड़ या कुछ ऐसे एक अमाउंट मैंने बताई थी वहां पे। तो 50 लाख जो भी 50 लाख, ठीक है, तो जी जिनका भी टर्नओवर उससे ज्यादा तो उन लोगों के लिए मैंडेटरी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सर अभी भी आप कह लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सब पे अभी ये सब ऑब्लिगेशंस नहीं है। अभी वो एक तरह से इस दायरे से बाहर है। वॉलेंट्री अगर वो करना चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बाकी की कंपनीज के स्टैंडर्ड से मैच करेगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो सके। तो उसके लिए कुछ कंपनीज अपनी चॉइस से उनको फॉलो करती है, अदरवाइज अभी लीगल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं है एज इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है सर। ओके मैम। तो ये हमने देख लिया कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी है। वो कौन कौन होते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन, या फिर इसको हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ सकते हैं अभी के लिए। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स या फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ही बात होती है। ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, जिनका भी कुछ लेना देना होता है कंपनी में, तो वो सब कौन होते हैं, वो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को दिखाना एज अ होल। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, या कॉस्ट अकाउंटिंग किससे कंसर्न करती है, वो करती है विद द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो P&L दिखाया जाता है वो ये नहीं दिखाया जाता है कि सपोज अगर हम 5 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो अलग अलग का नहीं दिखाया जाता है, एज अ होल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या P&L है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाइज जो P&L है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, नॉर्मली जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली बनता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर नीड है, जैसे छोटी कंपनीज है तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या जिनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, सारी की सारी जो कॉस्ट है वो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई मैन्युफैक्चरिंग उनकी नहीं है, तो वो लोग नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है वो कैसी होती है, वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस होती है, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो ज्यादातर आउटसाइडर्स से होती है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं वो इंटरनल ट्रांजेक्शंस होती है। जैसे कि मैंने स्टोर से जो रॉ मटेरियल है वो मैंने फैक्ट्री में लाया, तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शंस होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, फिर हमने फिनिश गुड्स को जो हमारा जो भी वेयर हाउस था वहां पे हमने पहुंचा, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है, मतलब इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। और जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो है कि जो आउटसाइड जो हमारे आप कह लीजिए ये स्टेक होल्डर्स है, इनके साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रही है हमारी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, नॉट एस्टिमेट्स। अब ये एस्टिमेट की बात कहां से आई, कल मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था, टेक्निक बताई थी जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम कुछ एस्टिमेट्स को बेस बना के तब हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स होती है, जो हुआ उसको एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं, उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एस्टिमेट्स हैं वो एक आप कह लीजिए एक बहुत मेजर पार्ट होता है बजटरी कंट्रोल का। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या हमने टारगेट सेट किया है कि क्या हमें इतने पैसे में हमें ये जो प्रोडक्शन है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होते हैं, फाइनेंशियल के अंदर नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अभी तक हमने जो भी पढ़ा 2 पार्ट्स में वो पढ़ा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, अच्छा देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना वो इस मॉड्यूल में कम दिया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो कुछ चैप्टर्स हैं, अभी मैं आपको इसकी टेक्निक्स में बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके। देखिए, जो हमारा मॉड्यूल सी है ना,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेक्निक्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, मॉड्यूल सी में मिलेंगे। तो अब जो हमारा रिमेनिंग मॉड्यूल डी है ना, उसमें जो चैप्टर्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। मतलब समझ पा रहे हैं आप, कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह से अब ये जो मॉड्यूल है, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो दे दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब इस मॉड्यूल में और इससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बस यहाँ पे इंट्रो है। उसके बाद जो इसके चैप्टर्स है वो मॉड्यूल सी में है। और जो अब रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मॉड्यूल डी के अंदर, कितने चैप्टर्स हैं मैं बता देती हूँ। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉस्टिंग मेथड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, अलग से चैप्टर है इसका, ठीक है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी आपका कॉस्टिंग का ही पार्ट है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी आपका कॉस्टिंग का पार्ट है। तो अब जो हमारे 4 चैप्टर्स बचे हैं ना मॉड्यूल डी के अंदर, वो सब किसके हैं, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ठीक है। चलिए, इसीलिए इस चैप्टर में जो मेजर पार्ट था वो किसका था, कॉस्ट अकाउंटिंग का था। चलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टेक वेरियस डिसीजंस। देखिए जो भी मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हैं, अल्टीमेटली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंटिटी को जो रन कर रहे होते हैं, मतलब जो उसके डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो उसमें आपके ओनर्स भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह के जो मेन आपके लीजिए जो की पीपल जो होते हैं, जो कंपनी को कंपनी के मेजर डिसीजंस लेते हैं, तो वो सब मैनेजमेंट, कलेक्टिवली हम उनको मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने डेली बिजनेस एक्टिविटीज में। तो जैसे कि सपोज उनको सेल करना है, परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है, या फिर आउटसोर्सिंग करना है, या प्राइसिंग करना है अपने प्रोडक्ट का, एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, या फिर कोई फिक्स एसेट को बढ़ाना है या डिस्पोज करना, डिस्पोज मतलब सेल करना। तो इसमें से किसी भी तरह का अगर कोई डिसीजन मैनेजमेंट को जो कि लेने होते हैं उनको डेली बेसिस पे, तो उसके लिए क्या होता है, अ सिस्टम टू मेजर, रिकॉर्ड एंड एनालाइज and submit the report to the management in such a form that the management can evaluate their effect and take appropriate decision। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगर मैं आपको, देखिए हम सारे जो भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था चैप्टर 1 में, फिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कल पढ़ा था, उसके हमने कीवर्ड्स पढ़े थे। उसके कीवर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे थे, आइडेंटिफाइंग, है ना, आइडेंटिफाइंग, मेजर, और फिर था रिकॉर्डिंग, और उसके बाद और 2-3 कीवर्ड्स थे। इसमें देखिए क्या है, नंबर 1 मेजर, रिकॉर्ड, एनालाइज, और फिर ये जो भी कलेक्टिवली हम जो भी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उनको क्या करना है, उनको कहीं पे पब्लिश नहीं करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो डेटा प्रिपेयर करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसको आपको पब्लिश करना होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। जब मैं आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगी, तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी किन किन कंपनीज को मैंडेटरी होता है अपने जो फाइनल अकाउंट है उसको पब्लिश करना। तो ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो भी टेक्निक्स होती है, जो भी हम इसके अंदर करते हैं ना, उसको हमें पब्लिक को पब्लिश नहीं करना होता कि भाई पब्लिक को हमें शो करना है, एज इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, और इस रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे टू द मैनेजमेंट, और वो रिपोर्ट इस फॉर्म में होगी, या आपके लीजिए इस तरह से होगी कि जो मैनेजमेंट है वो ये इस डेटा को एवेलुएट कर सके, और उसके इफेक्ट को एवेलुएट कर सके, और प्रॉपर डिसीजन ले सके, ठीक है। तो जो कोर जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, आप सिर्फ वो समझ लीजिए, वो इतना है कि जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें मिला है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें मिला है, या फिर किसी और तरीके से हमें मिला है, तो उस डेटा को कभी कभी हम दूसरी कंपनीज के डेटा को भी उठा के हम एनालाइज करके और कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो है कि क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं कंपनी के अलग अलग एरियाज में, तो उसके लिए उन्हें कुछ बेस चाहिए, ठीक है। बेस या आप कह लीजिए कोई उसमें, अब वो डेटा भी हो सकता है, फैक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई प्रोसीजर भी होता है, या कोई दूसरी कंपनी का कोई केस स्टडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है वो अकाउंटिंग या वो डेटा या वो चीजें जो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, दैट्स इट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कोर मीनिंग है वो ये होता है, ठीक। और बाकी अगर बाय चांस डेफिनेशन की बात है, तो डेफिनेशन ये होती है, इट इज अ सिस्टम टू मेजर, रिकॉर्ड, एनालाइज एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, और वो भी
इस तरीके से सो दैट कि जो मैनेजमेंट है उसको इवेलुएट कर सके, उसके इफेक्ट को, और एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आप ये जो डेफिनेशन है इसको लर्न कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट्स टू, अगेन ये यही चीज है, तो इसको बस मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन ऑन कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये एक तरह से इसी का ही दूसरे वे में एक्सप्लेनेशन है इसी पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रू विद इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। जैसे जैसे हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, या आप कह लीजिए बहुत चीजें अब आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं और बहुत डायनामिक सा एनवायरनमेंट हो चुका है, स्पेशली ग्लोबल वर्ल्ड से भी हम लोग compete करते हैं, तो वहां पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार ले लिया तो उसको बैकआउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी टिकी होती है। वो ग्रोथ भी कर सकती है और वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी जो स्टार्टिंग है उसकी जो रूट्स है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का था। ठीक है, और ये जो है अब ये आप कह लीजिए बढ़ती जा रही है, which plays new pressures on companies through कैपिटल मार्केट, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी बॉडीज और टैक्सेशन। अब ये सब चीजों की वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना, प्लानिंग करना और कंट्रोल करना। देखिए, प्लानिंग का मतलब हम ऐसा करेंगे, कंट्रोलिंग का मतलब कि अगर सपोज कहीं पे वेस्टेज हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर लैक कर रहे हैं, या हमारे जो एम्प्लॉयज है वो इतनी अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, या आप कह लीजिए ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट यूज, तो ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल टू द एंटिटी। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो मेन आप कह लीजिए कुछ क्या कहेंगे उसको, स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें आपके आते हैं, ये आपने सुने भी होंगे, रेशियोज, एक आपका होता है फंड फ्लो, एक आपका होता है कैश फ्लो, और भी बहुत सारे होते हैं, एक आपका होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और एक आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी होता है। तो इस तरह ये सब टेक्निक्स में आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसमें से कि रेशियो आपके सिलेबस में पहले भी था, और ये जो दो भाई साहब हैं इनको अभी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जेआईबी के जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उनको और पढ़ाओ और पढ़ाओ। कम कुछ नहीं किया सिलेबस में, मतलब जो था वो तो है ही, उसके अलावा बहुत कुछ डाल दिया है। मतलब जो जो चीजें उनको ऐसा लगता था ना कि ये तो रह ही गया, वो अब इन्होंने सब अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, रेशियोज, फंड फ्लो, कैश फ्लो, अगर आप लोग खुद से चेक भी कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आप उस कंपनी का बैलेंस शीट तो देख ही सकते हैं, उसके अलावा आप उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, आप उनके रेशोज भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये इतने ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है, इसकी बैलेंस शीट के लिए तो है, लेकिन कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो इनके लिए कंपल्शन नहीं है, वो कंपनी खुद के यूज के लिए। और दूसरा क्यों, दूसरा ये दिखाने के लिए कि आप हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, हमारी कैश पोजीशन कितनी अच्छी है, आप हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, हमारा फंड्स का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, आप हमारे रेशोज देखिए कि हमारे जो रेशोज है वो कितने मतलब हमारी कंपनी को कितना अच्छा दिखा रहे हैं। तो जब कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी तो वो कंपनीज अपने ये वाले जो डेटाज होते हैं उसको भी पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो वही पॉइंट कह रहे हो, डिस्क्लोजर टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को दिखाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं, तो एक तरह से मैनेजमेंट का पार्ट हुए, वो भी इनडायरेक्ट हुए चाहे। ठीक है, लेकिन बाहर वालों को इस तरह से दिखाते कि वेबसाइट में पब्लिश कर देते, मतलब वेबसाइट पे अपलोड कर देते, तो कोई भी उसको देख सकता है। ठीक है, डिस्क्लोजर टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी आप दिखा सकते हैं, और सेफ गार्डिंग एसेट्स।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक और काम क्या होता है, उसको ये भी देखना होता है कि जो उसकी एसेट्स हैं उनका भी क्या हो, मतलब अगर हम बेच भी रहे तो उसकी जगह पे कोई नई एसेट परचेज करें, ठीक है, या फिर कोई एसेट जो हमारे पास है उसको उसमें एडिशन करें या कुछ करें। तो इस तरह की ये जो सारी चीजें, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, डिसीजन मेकिंग करना, और एक ये ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, ये मेन है, बाकी और भी होते हैं, ये सब भी होते हैं, लेकिन ये 3 आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। नेक्स्ट देखिए, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स डेवलपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी डेटा उठाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी उठाते हैं, टैक्स अकाउंटिंग से भी उठाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो वो होता है ना, MIS आप लोगों ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे करके एक क्या बोलेंगे इसको, मतलब अलग सब्जेक्ट या एक कैटेगरी होती है, तो वो सबका यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कंप्लाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट्स एंड प्रेजेंट्स अकाउंटिंग and other data to make it understandable and usable to the management for planning। मतलब वो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा अवेलेबल होता है उसको वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जिससे कि वो क्या हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके और यूज हो सके किस चीज में, प्लानिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग मैनेजमेंट प्लान्स टू द वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट, जैसे सपोज हमारे रेशियोज हो गए, फंड फ्लो, कैश फ्लो हो गए, ये किस चीज में हेल्प करते हैं कि जो भी हमारा मैनेजमेंट प्लान्स हैं वो हम किससे कम्युनिकेट कर सके, बाकी के जो हमारे लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सपोज एम्प्लॉयज हो गए, सुपरवाइजर हो गए या लेबर हो गए, उन सबसे भी कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं, या जो हमारे जो प्लान्स होते हैं वो हम उनसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ फीडबैक रिपोर्ट्स। देखिए, ऐसा किसी और अकाउंटिंग में नहीं होता है, ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है थोड़ा बहुत ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, कि हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक सिस्टम भी देखते हैं कि भाई जो हमने किया उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ। जैसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर एक्चुअल करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं क्यों नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिर्फ इतना सा काम है, जो हुआ उसको दिखा दो। ठीक है, चलो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, स्कोप्स थे ना। चलो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी, अच्छा, इसकी जो मार्किंग अभी मैंने करी थी वो सब हट गई है, तो अब वो दोबारा तो आ नहीं सकती है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इस तरह की चीजें हो जाती है उसमें। चलिए, हम लोग कौन से पॉइंट पे थे, थर्ड नंबर। फोर्थ वाले पे। ठीक है, कम्युनिकेट वाला हो गया था, फोर्थ पे आ गए थे हम लोग, फीडबैक वाले पे चल रहे थे। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है ऐसे, तो इन दोनों में क्या होता है, फीडबैक रिपोर्ट चलती है, या आप कह लीजिए इस चीज का इफेक्टिव सिस्टम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत इफेक्टिव सिस्टम होता है फीडबैक रिपोर्ट्स का, कि जो हमने डिसीजन लिया या जो भी हमने किया उसका फीडबैक क्या है। ठीक है, और ये जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है, फीडबैक रिपोर्ट्स होती है, वो हमें किस चीज में हेल्प करती है,
जिससे कि हम एनालाइज कर सके रीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है जो भी डिफरेंस आया है या जो भी चेंज आया है या जो भी कमी आई है, सो दैट द एप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। कि भाई अगर सपोज हमें पता चल गया कि ये कमी आई है तो हम उसको क्या कर सके, उसके लिए कुछ मेजर्स ले सके सो दैट कि वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो प्रोवाइड सिस्टम फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट इटसेल्फ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिससे कि वो खुद की परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे सिर्फ ओनर्स को ही हेल्प नहीं मिलती या ओनर्स या इन्वेस्टर्स को ही हेल्प नहीं मिलती, बल्कि मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है जिससे वो अपना सेल्फ अप्रेजल कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका स्कोप हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब हम लोग आते हैं, जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स पढ़ी थी ना, कोई बता सकते हैं क्या क्या टेक्निक्स थी? एक दो कोई भी। आगे उन टेक्निक्स के चैप्टर है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और क्या पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, दो याद आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी क्या होते हैं, कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू ही वो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करते हैं, कुछ प्री सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके कि भाई हमें ऐसा करना है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस ऑफ फाइनेंशियल, हम फ्यूचर में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने वाले हैं उनका पहले से ही डिसीजन लेके रखना या एक ब्लूप्रिंट बना के रखना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, और बहुत नॉर्मल सी बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हम जो प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग हमेशा क्या होती है, हम पहले से करके रखते हैं, एडवांस में करके रखते हैं, और इसके अंदर दोनों इंक्लूड होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इन प्लानिंग के? डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस, कि हम क्या डिसाइड करके रखें कि हमारा ऑप्टिमम का मतलब होता है परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। तो एक परफेक्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे और हम ऑपरेशन मतलब जो हमारा मेन बिजनेस है वो क्या करेंगे। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कितने हमें पैसों की जरूरत है टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस। डिटर्मिनेशन ऑफ द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। देखिए क्या होता है, कोई भी जो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है या फिर जो अपने शेयर्स इशू कर सकती है, तो वो जो कंपनीज हैं वो इन दो मेथड्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठाते हैं, इक्विटी या डेट। डेट मतलब इसके अंदर डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, लोन भी आ सकता है। डेट का मतलब बेसिकली कर्जा, और इक्विटी का मतलब कंपनी की ओनरशिप बेच के तो पैसा अरेंज करना, वो इक्विटी होता है। और डेट का मतलब जो हमारे कर्जे होते हैं। ठीक है, तो कि हम लोग जो पैसे का जो अरेंज, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का जो पैसे का जो अरेंजमेंट करेंगे वो हम कितना इक्विटी से करेंगे, कितना हम डेट से करेंगे, तो इस तरह की प्लानिंग। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारी इनकम होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले से प्लान करके रखेंगे। डिटरमाइनिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं, कि हम होलसेलर को देंगे और फिर रिटेलर को, या डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये चीजें पॉसिबल है। तो ये सब चीजें कंपनी पहले से डिसाइड करती है। ठीक है, या फिर डिसाइडिंग ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। सपोज हमें ऐसा लग रहा है कि इसको अगर हम अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करेंगे तो शायद हमें महंगा पड़ सकता है, और एक पर्टिकुलर जगह पे ये चीज सस्ती मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, वहां से उसको आउटसोर्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की, ये सब एग्जांपल्स है। तो इस तरह की जो चीजें हम लोग पहले से सोच के रखते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना, एप्रोप्रिएट टूल को सिलेक्ट करना। ये देखिए इसमें क्या होगा, अब हमारे पास या कोई भी जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिससे कि वो अपना जो मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। ये जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं इसमें क्या क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कैश फ्लो है, अभी मैंने डिस्कस किया था, फंड फ्लो एनालिसिस है,
डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है। ये आपका एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, वहां पे हम पढ़ेंगे इसको सिलेबस में आपके, और ये कैपिटल बजटिंग तो है ही पूरा। बजटरी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा टूल हमारे इस पर्टिकुलर डिसीजन, जैसे कि अगर मैं आपको ऊपर ऑप्शंस में से दिखाऊं, जैसे जो ये वाला था ना, सेकंड वाला, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कहाँ से, जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है वो हमें लगानी पड़ती है। ठीक है, ये जब हम ये चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसका जो आंसर है वो कैपिटल बजटिंग है। तो हमें ये देखना है कि हमारा डिसीजन किस तरह का है, उसके उस पे कौन सी टेक्निक सूट करेगी, वो सिलेक्ट करना भी एक आप कह लीजिए एक तरीका है, जिसके, क्योंकि अगर आप बेस्ट टेक्निक यूज करेंगे तभी तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट थ्रू सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल एंड रेलेवेंट टूल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिसीजन टू बी टेकन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो ये जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इनमें से सिलेक्शन करे बेस्ट टूल का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिसीजन, कि जिस टाइप का आप डिसीजन ले रहे हैं उस टाइप का आप टूल सेलेक्ट कीजिए और अपना जो भी डिसीजन है वो लीजिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी कंपनीज एक्ट जो है वो हमें कहता है, तो जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं हम वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत बनाते हैं। देयर इज नीड टू एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स फर्दर। फिर ठीक है, लॉ ने कहा कि भाई बैलेंस शीट बनाइए तो बना दी, ठीक है, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना भी तो जरूरी है, टू मेक द डेटा मोर मीनिंगफुल फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। क्योंकि अगर आप इन स्टेटमेंट्स को, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ उससे आउटपुट नहीं ले पाएंगे ना डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, अब देखिए कौन कौन सी वो टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूल सी में, सब कुछ है आपके ना। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, तो ये सब क्या है आपकी, ये सब टेक्निक्स ऑफ एनालिसिंग है, और ये सब पढ़ना है हमें। आईआरबीएफ ने कहा कि अब जो भी टर्म आई है उसको हमने आपका चैप्टर बना दिया है और आपको सब कुछ करना है। ठीक है, पहले क्या होता था ना, पहले जैसे जब मैं रेशियो पढ़ाती थी तो वहां पे थोड़ा बहुत फंड फ्लो कैश फ्लो के बारे में आता था, तो मैं ये कह देती थी कि अभी ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली तो दिया नहीं है, तो बस आप इसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्या होता है, बाकी ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है या पूरा आपको पता हो कि क्या क्या चीजें होती है। तो फिर अब आईआरबीएफ ने कहा कि टीचर्स को ऐसा ना बोलना पड़े, कष्ट ना हो उनको, तो इसलिए दोनों ही चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिए मॉड्यूल सी के अंदर। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा वो हमारे एनालाइजिंग टेक्निक्स हो गई, स्टैटिस्टिकल और ग्राफिकल टेक्निक्स भी हमारे पास वो क्या क्या है, जैसे कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, चार्ट्स रिलेटिंग टू सेल्स। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, इवन अगर आप लोगों ने बजट का पीडीएफ देखा होगा तो उसमें भी बहुत सारे चार्ट्स और पाई चार्ट्स और ये सब चीजों का यूज किया हुआ है। स्पेशली वो होता है ना, रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, ऐसे करके वो जो बना होता है तो वहां पे पाई चार्ट के थ्रू बताया हुआ होता है। तो इस तरह के जो टेक्निक्स होती है उनको स्टैटिस्टिकल और ग्राफिकल टेक्निक्स कहते हैं, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। ये तो टेक्निक की बात हो गई, अब आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसका भी आपको जो मेथड है वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव डिफरेंट नीड्स इन टर्म्स ऑफ द डेटा एंड इट्स एनालिसिस। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। तो तीनों की जो नीड्स है ना, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें वो तीनों की अलग है। टॉप लेवल को सब कुछ देखना है, मिडिल लेवल को सपोज मिडिल लेवल में आपके मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सिर्फ कंसर्न रखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो इनकी जो नीड्स है रिपोर्टिंग की, इनको जो डेटा चाहिए वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहिए।
तो इसीलिए कहते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिफरेंट नीड्स होती है डेटा की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस फैक्ट को कंसीडर करता है, और जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सपोज मिडिल लेवल है तो उसको हम वही डेटा प्रोवाइड करें जो उसकी नीड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल और कॉस्ट का डिफरेंस। ठीक है, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो देखिए इसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या है, वो वाइडर है। उसका रीजन आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारे सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके तब डिसीजन मेकिंग करती है। उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डेटा होता है, फाइनेंशियल का भी होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो उसका जो मेन काम है वो क्या है, असर्टेनमेंट, अलोकेशन एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ओनली। ठीक है, वो सिर्फ कॉस्ट कितनी बैठेगी उसका कैलकुलेशन, उसका अलोकेशन और उसकी अकाउंटिंग सिर्फ उतने से ही कंसर्न रखती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली अबाउट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होती है। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दोनों के लिए हो सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स अ बेस फॉर अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्वियसली अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो तभी हम टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या करती है, एक तरह से बेस का काम करती है फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स यूज ऑफ एडिशनल टूल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टूल्स टेक्निक्स है वो लिमिटेड है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एडिशनल टूल्स और टेक्निक्स का भी यूज करता है जो उसके पास अवेलेबल है एज कंपेयर टू दोज अवेलेबल फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जाम्पल देखिए, द टूल्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सेट्रा, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ना हमने। टूल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात हो रही थी तो यही तो नाम आ रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ब्रेक इवन नहीं आया था, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये सब आपके क्या है, टूल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और एडिशनल टूल्स क्या क्या है, ये तो है ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग के थे, एडिशनल रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, तो ये सब और एक्स्ट्रा टूल्स अवेलेबल हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास है, कॉस्ट अकाउंटिंग के पास लिमिटेड टूल्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आते हैं। ठीक है, और इन दो को तो करता ही करता है, उसके साथ साथ टैक्स अकाउंटिंग और कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग अलग से लिख दिया उन्होंने, बट वो भी पार्ट ऑफ यही होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मतलब एक तरह से टूल है ये ना, अलग से इन्होंने सब्जेक्ट करके बोल दिया, कोई नहीं। लास्ट पॉइंट देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड्स मोस्टली ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या है, उसकी जो अप्रोच होती है फ्यूचरिस्टिक अकाउंटिंग होती है, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके रिगार्डिंग होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग तो हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बहुत टफ चीज इसमें कुछ ऐसी है ही नहीं, नॉर्मल सा है थोड़ा बहुत। तो जैसे वैसे भी नाम से भी पता चल जाता है और थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर होगा। ठीक है, और जो मॉड्यूल डी है हमारा, इसके अंदर हमारे बच्चे हैं 4 चैप्टर्स बचे हैं। कॉस्टिंग मेथड जो कि कल करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने आपको बताया था दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी जरूर आएगा, आप मान के चलिए। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इनके। मैं आप लोगों को थोड़े स्पेसिफिक नोट्स भी दूंगी, तो वो थोड़े कीवर्ड्स वाले होंगे, तो वो कम पॉइंट्स में आपका ज्यादा जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो ये हम लोग कल करेंगे। कोई डाउट है अगर आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड या पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
बाकी कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।